दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विद्युत जैसे कठिन चैप्टर पर हम बड़ी आसानी से तैयारी कर रहे हैं और आज विद्युत सेल वाला जो हमारा टॉपिक है इससे संबंधित हम काफ़ी सवालों पर चर्चा भी करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा 490 नंबर का लेक्चर है। यदि फिजिक्स की बात करेंगे तो 456 से पढ़ना शुरू किया था, 490 पर आ चुके हैं, तो आज हमारा 35 नंबर का लेक्चर है। ये हमारा 35वां लेक्चर है दोस्तों। और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,700 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। कितने? अपनी क्लास में 14,700 जीएस के सवाल। जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छी उनकी तैयारी हुई होगी। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर देखिए, ऐसे सवाल दिख रहे हैं R1 R2 R3 एक कैसा संयोजन है? 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे दे देते वो कौन सा संयोजन होता है? संयोजन कहते किसे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? न भरे तो क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसे सवाल। ब्लैकनिंग क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन जो है ये कितने प्रकार का होता है? चालक प्रतिरोध का मान दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक, चलिए, तो ये सारे सवालों का जवाब हम लोग अपनी क्लास में पाने वाले हैं। ठीक है, आपको भरोसा दिला दूं, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा काम कर सकता है, आप विश्वास कीजिए, कभी भी आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, वहाँ पर इतनी बेहतरीन क्लास चलती है कि आपको मतलब एहसास हो जाएगा कि सच में काश कि मैं पहले ज्वाइन कर लिया होता। सिर्फ आप आके डेमो देख लीजिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सीधे सवालों को शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है कि दिष्ट धारा यानी डीसी डायरेक्ट करंट की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट की क्या, अल्टरनेट करंट के क्या लाभ हैं? ठीक है, देखिए आपने सुना था कि भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार कौन सी धारा पैदा करती है? ठीक है, कौन से करंट का उत्पादन करती है दोस्तों? कौन से करंट का उत्पादन करती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत सरकार एसी करंट निकालती, पैदा करती। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती जो धारा है दोस्तों, जिसे हम एसी करंट कहते हैं, ठीक है, ये इसको पैदा करती है। ठीक है, और कितने हर्ट्ज होता है दोस्तों? तो 50 हर्ट्ज में दोस्तों इसको पैदा करती है। और दोस्तों इसका स्थानांतरण बड़े आसानी से किया जा सकता है, तो लिखिएगा, ठीक है, बिना क्षय के, ठीक है, एसी का स्थानांतरण, या एसी मतलब सीधा सीधा लिखिए प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, स्थानांतरण किया जा सकता है। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है। बिना क्षय मतलब आप इसे बोल सकते हैं कम क्षय से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्षय ना हो। ठीक है, जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं ना, उसमें भी थोड़ा बहुत पेट्रोल उड़ जाता है। ठीक है, डालते समय थोड़ा बहुत पेट्रोल उड़ जाता है, तो आप क्षय को नहीं रोक सकते। उसी तरह से यहाँ भी क्षय होता है, लेकिन जितना क्षय दोस्तों इस डीसी में होगा उसकी अपेक्षा दोस्तों एसी वाले में क्षय कम होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि लंबी दूरी के लिए जो करंट भेजा जाता है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे हमेशा लंबी दूरी के लिए दोस्तों प्रयोग करते हैं। ठीक है, लंबी दूरी के लिए, ठीक है, लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त, ठीक है, लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त धारा कौन सी है दोस्तों? तो ये एसी है या प्रत्यावर्ती धारा है। इसे आप अपने भाषा में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। मान लीजिए कभी परीक्षा में सवाल आ जाए कि विद्युत वाहक बल जो है दोस्तों ये किसके बराबर होता है? क्या सवाल कह दे कि विद्युत वाहक बल जो है यह किसके बराबर होता है, तब आप क्या जवाब देंगे? विद्युत वाहक बल यह किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब होगा ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर। किसके बराबर होता है? ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर। ठीक है, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर क्या होता है दोस्तों? ये विद्युत वाहक बल होता है। ये आप याद रखेंगे, यहाँ प्रति यूनिट आवेश जरूर लिखेगा, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश। ठीक है, इसके बराबर होता है, याद रखेगा। कभी कभी इसी को जूल प्रति कूलम्ब लिख दिया जाता है। कभी कभी इसे और क्या लिख दिया जाता है दोस्तों? कभी कभी इसे जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब, ये भी दोस्तों लिख दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा
कौन सा वाला ऑप्शन दिया परीक्षा में, दोनों के बराबर होता है और दोनों दोस्तों सही है, या तो ये वाला ऑप्शन में दे सकता है या तो ये ऑप्शन में दे सकता है, तो दोनों आप याद रख सकते हैं। अगला दे रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक एवं ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, इसमें जब धारा चलती है तो एक सेट में चलती है, एक साइकिल में चलती है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर जो धारा होती है यह क्या चलती है, एक सेट में चलती है जिसे हम साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ये दो साइकिल में चलती है, एक धनात्मक साइकिल होता है और एक ऋणात्मक साइकिल होता है, ठीक है। धनात्मक साइकिल और ऋणात्मक साइकिल में ये धारा जो है प्रवाह होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा चलती रहती है। यही दोस्तों आपसे पूछ रहा था, तो कभी सवाल दे तो आप यही याद रखेंगे, ठीक है। करा सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का दोस्तों किस अम्ल के घोल का यूज करते हैं, घोल के रूप में सीसा संचायक जो सेल होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, तो याद रखेगा इसमें हम यूज करते हैं H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। घोल के रूप में इस सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों यूज किया जाता है। कारण क्या है, इसे किस तरह का घोल, यह एक तरह का वैद्युत अपघट्य घोल है। क्या है दोस्तों, यह एक तरह का वैद्युत अपघट्य घोल है, ठीक है, घोल है, ठीक है। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं जब कहीं सीसा संचायक सेल वगैरह बनाते हैं तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में सवाल में पूछा जाता रहता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है ओम का नियम दोस्तों क्या है, ठीक है। ओम का नियम दोस्तों, ये ओम का दोस्तों आप कह सकते हैं चित्र है, एक तरह से ओम का यह चित्र है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ओम का नियम है कौन सा, ठीक है, किसे कहते हैं ओम का नियम। तो एक एक पॉइंट लिखेगा। पहले आपको याद रखना होगा, स्थिर ताप पर हमेशा कभी भी ओम के नियम की बात करेंगे तो हर नियम का अपना एक कंडीशन होता है, उसी तरह से ओम के नियम का कंडीशन होता है स्थिर ताप पर किसी चालक में, लिखेगा स्थिर ताप पर, ये पहला कंडीशन है, ठीक है। साफ सुथरा थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट 1 करके लिखिएगा। कंडीशन वाइज लिखेंगे तो बहुत आसानी से आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर, ये पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, स्थिर ताप पर किसी चालक, स्थिर ताप पर कोई चालक आप ले लीजिए, ठीक है। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, ये किसके बराबर होती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती, किसके समानुपाती होती है, ऐसा यहां पर एक पॉइंट निकल कर आता है। तो याद रखेगा, धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। किसका, चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। फिर से एक बार पढ़िए दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है पहला कंडीशन है स्थिर ताप पर, दूसरा कंडीशन है किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, यह ओम का नियम कहता है। थोड़ा सा कठिन लगेगा, मैंने 3 लाइन में तोड़कर लिखा है, तो आप परिभाषा इस तरह से जो याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है। कभी भी परीक्षा में आ जाए सवाल की प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या बताएंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है। हमेशा याद, ये ओम का दोस्तों सैंबल है, ठीक है, ये ओम का सैंबल है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। लेकिन मान लीजिए यहीं पे सवाल दे दे एक अलग से कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। मान लीजिए एक सवाल दे दे कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अब आप क्या बताएंगे दोस्तों, अब आपका जवाब दोस्तों बदल जाएगा। जब कभी यहां प्रतिरोध के साथ विशिष्ट शब्द लिख दे तो यहां ओम के साथ मीटर शब्द लगा दीजिएगा, अब आपका जवाब हो जाएगा ओम मीटर। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग सवाल है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अच्छा सा सवाल है, दिमाग में रखे रहिएगा।
कह रहा है चालक का प्रतिरोध मान किस पर निर्भर करता है। देखिए चालक के प्रतिरोध मान को तो दोस्तों इसकी कई कंडीशन होती है, ठीक है, ये बहुत चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक उसके ताप पर भी निर्भर करता है और बहुत सारी चीजें हैं, ताप पर निर्भर कर सकता है, प्रकृति पर निर्भर कर सकता है। तो लिख लीजिए एक करके ना हो तो, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर सकता है, ठीक है। और किस पर दोस्तों, चालक के ताप पर निर्भर कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। चालक के ताप माने समझ रहे हैं, देखिए जो पदार्थ है उसका प्रकृति कैसा है इस पर निर्भर कर सकता है, चालक के ताप पर निर्भर कर सकता है, चालक की लंबाई वगैरह क्या है उस पर निर्भर कर सकता है, ठीक है। चालक की लंबाई पर निर्भर कर सकता है, ठीक है, चालक की लंबाई पर निर्भर कर सकता है। या फिर चालक के क्या बोलते हैं उसको यार, बड़ा अच्छा सा नाम है, अरे वो जो प्रकाश गमन करता है, अनुप्रस्थ, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर सकती है, ठीक है। तो लिख लीजिए ना हो तो इसके यहां लिख लीजिए चौथा, ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ये निर्भर कर सकती है। तो कई चीजों पे इसकी निर्भरता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कौन सा पदार्थ ओमीय प्रतिरोध का पालन करता है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो ओमी प्रतिरोध का पालन, ओमी प्रतिरोध का पालन का क्या मतलब है, ओम के नियम का पालन, ठीक है, ओम के नियम का पालन। यदि कोई पदार्थ ओम के नियम का पालन करता है तो उसी को कहा जाता है कि वो ओमीय प्रतिरोध का पालन कर रहा है। अब जैसे कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल है, जैसे 2-3 एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मैग्नीज हो गया, ठीक है, जैसे मैग्नीज के तार हो गए, ठीक है, मैग्नीज का तार हो गया, या फिर जैसे जो कॉपर का तार हो गया, ठीक है, कॉपर का तार, ठीक है, कॉपर तार हो गया, मैग्नीज का बना हुआ तार है, कॉपर तार है, या एल्युमिनियम का तार है जो हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का तार है, हम कॉपर तार एल्युमिनियम तार ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के तार हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ठीक है, ये जो है ये ओम के नियम का पालन करते हैं, इसलिए इसे ओमी प्रतिरोध के नियम का पालन करने वाला कहा जाता है। इसी तरह एक शब्द होता है अनओमीय, यानी जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। यहां दे रहा है कि कौन से पदार्थ अनओमीय प्रतिरोध का पालन करते हैं, तो सीधा सीधा इसका अर्थ क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है। अब कौन से पदार्थ हैं जो अनओमी प्रतिरोध में आते हैं, तो इसमें डायोड वाल्व आता है, इसमें 2 आते हैं स्पेशली, ठीक है। एक आता है दोस्तों डायोड वाल्व और एक आता है ट्रायोड वाल्व, ठीक है, डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व, ठीक है, ट्रायोड वाल्व, ये 2 ऐसे होते हैं दोस्तों, ठीक है, डायोड और ट्रायोड वाल्व, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। फिर यहीं पर एग्जामिनर एक कठिन सवाल बनाता है, अगर ये ओम का नियम का पालन नहीं करते तो किसी नियम का तो पालन करते होंगे, फिर आप बताइए कि किस नियम का पालन करते हैं। तो एक है नियम चाइल्ड लैंगमूर का नियम, ठीक है, ये उस नियम का पालन करते हैं। अब जाके फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा आपको कि चाइल्ड लैंगमूर का नियम क्या कहता है, ठीक है। ये अनओमी वाले जो हैं लिखिएगा, चाइल्ड लैंगमूर, ठीक है, लैंगमूर नियम का पालन, ठीक है, नियम का पालन करते हैं, जिसके तहत इस ट्रायोड वाल्व और डायोड वाल्व के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। थोड़ा सा फिजिक्स में अपने आप में कठिन सवाल है सब, लेकिन पढ़िए, ऐसे सवाल निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो अलर्ट रहिए। कर प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से हो सकता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला क्या दोस्तों, समानांतर श्रेणी हो सकता है, और वो हो सकता है, एक तो 2 तरह की श्रेणियां होती है, या तो समानांतर श्रेणी होगा या तो श्रेणी क्रम होगा, तो 2 होता है। तो लिखिएगा, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। इस तरह से प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है 2 टाइप से होता है। संयोजन का मतलब समझिए कि
वायर, ठीक है, संयोजन का मतलब सीधे समझिए कि जो घर का वायर है उसको हम कितनी तरह से दोस्तों लगा सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है, बस यही समझिएगा, बस यही फैलाना ही प्रतिरोधों का संयोजन है। अब आपके घर में श्रेणी क्रम में संयोजन लगा हुआ है या समानांतर क्रम में लगा हुआ है समझना पड़ेगा। हर जगह, ज्यादातर जगह पे समानांतर क्रम संयोजन में ही चीजें फॉलो की जाती हैं, श्रेणी क्रम में नहीं फॉलो की जाती हैं। फिर भी आइए हम सवालों को देखते हैं। पहला सवाल दे दिया कि मान लीजिए कोई प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3, ये अलग अलग प्रतिरोध हैं, ठीक है, ये R1 R2 R3 क्या दोस्तों याद रखिएगा, ये अलग अलग प्रतिरोध हैं, ठीक है, अलग अलग ये क्या है दोस्तों, प्रतिरोध हैं। करा R1 R2 R3 ऐसे करके, तो ये कैसा संयोजन है दोस्तों, इसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, जो R1 R2 लिखा है ये श्रेणी क्रम संयोजन का उदाहरण है। जब ये बटे में चला जाएगा ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वो समानांतर क्रम में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम ऐसा साधारण लिखा होता है, समानांतर क्रम हमेशा बटे में चलता है। बहुत ज्यादा बच्चे नहीं समझते, इसको नहीं याद कर पाते, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल बनते हैं। करा प्रतिरोधों के किस प्रकार के संयोजन में समान धारा, ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न विभवांतर, ठीक है, धारा समान, देखिए धारा कैसी होती है, धारा सामान्य होती है, ठीक है, एक समान होती है, लेकिन विभवांतर वो अलग अलग होता है, ठीक है, विभवांतर अलग। करेक्ट, कौन से वाले संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है, धारा समान होती है, विभवांतर अलग होता है, ये श्रेणी क्रम की खासियत है, ठीक है, यह किसकी खासियत है, श्रेणी क्रम की विशेषता होती है, ठीक है, ये श्रेणी क्रम की विशेषता है, ठीक है। दो विशेषता इसकी, एक तो धारा समान होगी, दूसरा विभवांतर अलग अलग होगा। विभवांतर जब समान हो जाता है तो समानांतर श्रेणी हो जाता है, समानांतर श्रेणी में विभवांतर समान होता है, ये आप याद रखेंगे। और श्रेणी क्रम में दोनों उल्टा उल्टा रहता है, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता है, यहां पे लिख लीजिए, बल्कि बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है, यहां लिखिएगा विभवांतर अलग, ठीक है, यहां पर विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, और यहां पर विभवांतर समान होता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, यहां पर विभवांतर समान होता है, बहुत प्यारा सवाल है, और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, विश्वास कीजिए, ये अपने आप में स्पेशल चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, करा R1/R1 1 तो बता ही दिया था आपको, ये समानांतर श्रेणी क्रम है। क्या दोस्तों, यह समानांतर श्रेणी क्रम दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है, समानांतर श्रेणी क्रम है, ठीक है, याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर यहीं पे क्या लिखा रहता दोस्तों, मान लीजिए यहीं पे लिखा रहता R1 R2 R3 और ऐसे करके देता, तब हम इसको क्या कहते हैं, ये जो है दोस्तों, ये समानांतर श्रेणी क्रम मत बोलिए उसको, तो श्रेणी क्रम तो इसका नाम ही है, देखिए ये श्रेणी क्रम नाम ही है, समानांतर क्रम संयोजन बोलते हैं इसको, ठीक है, समानांतर क्रम है, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, और ये आपका समानांतर क्रम हो जाएगा। ये दोनों बातें याद रखेंगे, इस तरह से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि समान विभवांतर, पहले ही आपको समझाया था कि जहां विभवांतर समान होगा तो धारा अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी खासियत दोस्तों, तो ये समानांतर क्रम संयोजन की खासियत है, ठीक है, समानांतर क्रम संयोजन की खासियत है। दो चीजें होती हैं, धारा और विभवांतर, ठीक है, धारा और विभवांतर, ठीक है, धारा और विभवांतर। तो धारा क्या होता है दोस्तों, धारा होती है अलग अलग, धारा होती है अलग अलग, धारा होती है अलग अलग, और विभवांतर होता है एक समान, ठीक है। तो ये दोनों बातें इस पॉइंट में याद रखेंगे, और हमेशा एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, ये भी याद रखेंगे। कह विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, कुछ नया सवाल तो दिया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। और यही अगर मैं केवल आपसे क्या पूछ लेता, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तब आप क्या बताते, तब आप सीधा सीधा ओम कहते हैं, ठीक है, और ये ओम का चिन्ह हो जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। बाकी जितनी खास बातें हैं वो मैंने सब बता दिया। आपके अंदर एक बड़ी बुराई है, कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा और भरोसा भी नहीं होगा, लेकिन जो सत्य मैं बता रहा हूँ, आप ना हमेशा बड़ा दौड़ भाग के पढ़ते हैं, आपको भरोसा ही नहीं होता कि एक जगह रुकें और इत्मीनान से पढ़ें। यदि आप मेरे साथ शुरू से लगे होते हैं, देखिए मेरी एक आदत है, मैं कोई काम ठानता हूं तो उसे पूरा करके छोड़ता हूं। इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, इतनी क्वालिटी वाली क्लास दे रहा हूं, फिर भी व्यूज के नाम पे कुछ नहीं, ये कुछ भी व्यूज नहीं है।
बच्चे सोचते होंगे यार इतना अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, इतने अच्छे सवाल लेकर आ रहा है, इतने बढ़िया से समझा रहा है एक बात को, उसके बाद भी व्यूज नहीं है। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता आपके व्यूज से, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितना लाइक कर रहे हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आने वाले 4-5 सालों में ये वीडियो वायरल होंगी। मैं उसी विश्वास पे टिक करके पढ़ा रहा हूं। पता है ना, सत्य पराजित नहीं हो सकता, थोड़ा देर से सफलता मिलेगी लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो मार्केट में जितना चहल पहल मचना है मच जाए, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में ये वीडियो चलेंगे, ये मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, ठीक है। आप पीछे का वीडियोस देख लो जो मैंने साल भर पहले पढ़ाया ना, अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं और ये सर तो बहुत बढ़िया क्लास है। आप आइए पढ़िए, मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाऊं, गारंटी है कि आपका एक एक विषय कंप्लीट हो जाएगा। दूसरों के साथ पढ़ेंगे तो एक विषय कभी नहीं कंप्लीट होगा, घूम घूम के पढ़ते रहेंगे, कंप्लीट कभी नहीं होगा। आप अपने आत्मा से पूछ लीजिएगा, क्या ये विषय मैंने कंप्लीटली पढ़ा है? आत्मा कहेगी नहीं पढ़ा है तूने। और मेरे साथ पढ़ के देखते हैं तो मैंने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया, विधिवत पढ़ा दिया भाई, इसमें कुछ नहीं बचा। पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, पूरा भारत का भूगोल। और अब धीरे धीरे ये हमारी जो फिजिक्स की क्लास है, ठीक है, हमारी जो फिजिक्स क्लास है भी समाप्त होने वाली है, क्योंकि 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया और अब 490 पर आ गए, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 35 लेक्चर तो हमारे हो गए, 35 लेक्चर तो हमारे हो गए कवर, ठीक है। और 35 होगा ना, 56 से 66, 66 से 76, 76 से 86, 30 लेक्चर हो गया और इधर 86 से आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, 35 लेक्चर के आसपास तो दोस्तों हमारा कवर हो गया, ठीक है। तो आप जुड़िए हमारे साथ और एक एक विषय आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। कितने लेक्चर में कवर किया मैंने ये भी आपको दे दिया। तो इतना अच्छा, एक चीज और, कई बच्चे इसका नोट्स ढूंढ रहे थे कि सर नोट्स कहाँ से मिलेगा। दोस्तों एक वेबसाइट है वैदिकी.com, ठीक है, एक वेबसाइट है वैदिकी.com, यहाँ चले जाइए, ये सारा PDF आपको मिल जाएगा। फ्री का चाहिए तो फ्री वाला ले लीजिएगा, पेड चाहिए तो पेड में। फ्री पेड कैसा, इस क्लास का PDF लेना, प्रिंट नहीं करा पाओगे, दिक्कत होगा, तो उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी वहाँ दिया गया है, बहुत कम प्राइस में, 50-60 रुपए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, प्रिंट करा के पूरी फिजिक्स पढ़ डालिए एक बार में, एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा, फटाफट काम खत्म। हाँ, तो उस तरह से दोस्तों दिया गया। वैदिकी.com पे चले जाइए और वहां से जाकर आप ले लीजिए, तो आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दे रहा है कि एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, इनमें से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, ठीक है। समझिएगा बात में, कह रहा है एक मकान है, उसमें 2 बल्ब लगे हैं, एक बल्ब तेज रोशनी दे रहा है, दूसरा वाला कम रोशनी दे रहा है। ये लिखा ना कि एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, तो इन दोनों में से एक तेज दे रहा है, एक धीमा दे रहा है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा। उच्चतर अवरोधक हमेशा धीमी बल्ब वाले में होता है। क्यों होता है मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए ये 2 बल्ब हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 बल्ब हैं, ठीक है, 2 बल्ब हैं, ठीक है, इस तरह से 2 बल्ब हैं, ठीक है। हो सकता है बल्ब जैसा दिख न रहा हो, आप मान के चलिएगा कि 2 बल्ब हैं, ठीक है, ये 2 बल्ब हैं, ठीक है। तो एक दोस्तों ज़्यादा रोशनी दे रहा है और एक दोस्तों कम रोशनी दे रहा है, ठीक है। एक दोस्तों ज़्यादा रोशनी दे रहा है, एक कम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, ये इसका प्रकाश क्या है, ज़्यादा है, और इसका प्रकाश क्या है, कम है। और आपको बताना है कि बताइए किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होता है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है उच्चतर अवरोधक। उच्चतर अवरोधक, उच्चतर अवरोधक हमेशा वहां होता है जहां बिजली की खपत कम होती है, ठीक है। जहां बिजली की खपत कम होती है, वहीं पर उच्चतर अवरोधक होता है। अब मुझे बताओ, एक बल्ब ज्यादा तेजी से जल रहा है, एक कम जल रहा है, तो कहां बिजली कम खर्चा हो रहा होगा। सिंपल सी बात है सर, जहां जो बल्ब डीम लाइट ले रहा है उसको एनर्जी भी कम, ऊर्जा भी वो कम खपत कर रहा होगा ना। तो सिंपल सी बात है क्या कि कम वाला जो दोस्तों यही उच्चतर अवरोधक माना जाएगा, ठीक है। यहां से क्या निकल कर आता दोस्तों, कम रोशनी देने वाला बल्ब, कम रोशनी देने वाला बल्ब, ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर और यही आपसे पूछना चाहता था, ये मैंने आपको समझा दिया। इससे बढ़िया तरीके से कोई नहीं समझा सकता, नहीं तो इस सवाल से आप लड़ते भिड़ते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन कितना खपत कर रहा है इस बात पर, ठीक है। आगे देखिए, कर मोटर कार बैटरी के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये जो हम मोटर कार में बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों, तो याद रखेगा, यह द्वितीयक सेल का उदाहरण है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है,
क्योंकि इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, चार्ज किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हम बार बार चार्ज करेंगे, बार बार यूज में लेंगे। ठीक है, और ये जो बैटरियां होती हैं सामान्यतः 12 वोल्ट की होती हैं। तो कभी ऑप्शन में हो सकता है ये भी दे दे। ठीक है, याद रखिएगा बैटरी सामान्यतः, ठीक है, बैटरी सामान्यतः कितने वोल्ट की दोस्तों? अच्छा, ये जो पुनः चार्ज करने वाली बात है ये यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, और ये जो बैटरी होती है ये 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, ये सामान्यतः बैटरी सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है। आप कोई भी मोटर कार उठा लीजिए जिसमें जो बैटरी लगी हुई मिलेगी वो आपको 12 वोल्ट की लगी हुई मिलेगी। ठीक है, और जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, वो भी दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा तीसरा पॉइंट, विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। ठीक है, इस तरह की बैटरी में दोस्तों होता है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे। एक चीज और लिख लीजिएगा दोस्तों, इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? कैथोड की छड़, एनोड की छड़। एनोड धनात्मक वाली होती है, कैथोड ऋणात्मक वाली होती है। दोनों छड़ों को मिलाकर हम संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड की छड़ होती है ना, उसमें क्या होता है? तो लेड डाइऑक्साइड होता है, उसको भी कहीं पे आप लिख सकते हैं लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिख लीजिए, कहीं बना के अलग से लिख लीजिए। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, चौथा है ना, इलेक्ट्रोड मुख्यतः लेड डाइऑक्साइड से बना होता है। लेड को बोलते हैं Pb और डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं ना, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 हो जाता है, तो Pb डाइऑक्साइड का PbO2 हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, इसका बना होता है। तो ये इलेक्ट्रोड मुख्यतः इसका होता है। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। अब पता नहीं आपके एग्जाम में, मुझे नहीं पता कि क्या ऑप्शन में दे रहा है, तो जो कुछ ऑप्शन में देगा वो यहीं कहीं से देगा फंसा के। ठीक है, कह रहा निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग दोस्तों किस में किया जाता है? निकल कैडमियम यह एक विशेष तरह की बैटरी होती है। कह रहा ये जो बैटरी होता है इसका यूज करते हैं कैलकुलेटर में, किसी भी तरह का जो कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, वहां पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैटरी है दोस्तों, ये बैटरी अक्सर करके कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेटर में यूज किया जाता है, या कार्डलेस जिसमें हम कार्ड वगैरह नहीं स्वाइप करते हैं, ठीक है, एटीएम कार्ड वगैरह, तो आप उसे लिख सकते हैं कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ठीक है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक। आज मेरा कैमरा थोड़ा सा परेशान कर रहा है, मैं लिख ही रहा था तब चला गया। तो मैं बता रहा था कि निकल कैडमियम बैटरी का यूज दोस्तों किया जाता है किसमें? हम कार्डलेस, जितने भी कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वहां पर, कैलकुलेटर वगैरह जो होता है वहां पर इसी तरह की बैटरियां लगी होती हैं। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, कुछ अगले सवालों को देख लेते हैं। अगला दे रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों का समायोजन किस क्रम में होता है? ठीक है, किस क्रम में दोस्तों इनका समायोजन होता है? जितने भी घरेलू विद्युत उपकरण हैं इनका समायोजन हमेशा समानांतर। मैंने आपसे कहा ना बैटरी, पता नहीं क्यों कैमरा बंद हो जा रहा था, तो चार्जिंग नहीं आता, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अभी मैंने ऑन कर दिया तो अब नहीं होगा। तो मैं आपको समझा ही रहा था कि घरेलू विद्युत उपकरण में कौन से संयोजन का पालन होता है। तो समानांतर क्रम जो है दोस्तों इसका पालन होता है, और इसको R1 R2 R3 1/R1 1/R2 1/R3 से दिखाया जाता है। और इसमें मैंने एक चीज और बताया था कि वो कभी आप लोग नहीं भूलेंगे कि जो समानांतर क्रम होता है इसमें दो बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। एक तो दोस्तों विभवांतर समान होता है। ठीक है, एक क्या याद रखना है, विभवांतर जो होता है ये समान होती है, और धारा दोस्तों क्या होती है, ये अलग अलग होती है। ठीक है, ये दो बातें दोस्तों आपको एकदम गलती से भी नहीं भूलना है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जो मैंने पीछे समझाया था वो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? अब तो दोस्तों विद्युत बल्ब का यूज ही दोस्तों एक तरह से खत्म हो गया। अब तो एलईडी लाइटें आ गई, तो विद्युत बल्ब नहीं यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब यूज होता था तब दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती थी? तो यहाँ पर दोस्तों दो गैसों का उस समय चलन था। ठीक है, दो गैसें यहाँ भरी जाती थी, या तो नाइट्रोजन भरी जाती थी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती थी, या तो आर्गन गैस भरी जाती थी। ठीक है, ये नाइट्रोजन आर्गन दोस्तों,
ठीक है। एक तरह से दोस्तों ये दोनों में से कोई भी, ठीक है, कोई भी गैस भरी जाती थी, कोई भी गैस भरी जाती थी, ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन ये ज़्यादातर भरी जाती थी, ज़्यादातर बल्ब में सॉरी नाइट्रोजन नहीं, आर्गन गैस ज़्यादातर भरी जाती थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल ये आता है कि अक्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं, ठीक है। एक तरह से जो गैस है दोस्तों ये अक्रिय गैस है, ठीक है। तो बताना है कि अक्रिय गैस दोस्तों क्यों भरा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो बल्ब होता था ना, बल्ब में टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता था, ठीक है, धातु लगा होता था, ठीक है, धातु लगा होता था, ठीक है, लगा होता था। और इसका ऑक्सीकरण न हो पाए, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण रोकने हेतु, इसका ऑक्सीकरण रोकने हेतु, ठीक है, रोकने हेतु क्या होता था दोस्तों, हम उसमें अक्रिय गैस भर देते थे कि इसका ऑक्सीकरण ना होने पाए। आज ऑक्सीकरण होगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण नहीं होने देना है, इसी वजह से उसमें अक्रिय गैस भरे जाते थे, ये काम था। अब तो उसका जमाना ही खत्म हो गया, तो सवाल भी अब ना ही के बराबर पूछा जाएगा, ठीक है। कर विद्युत बल्ब का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेगा थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। इन्होंने दोस्तों पहली बार विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ये अभी भी परीक्षा में आता रहता सवाल थॉमस अल्वा एडिसन का, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा ब्लैकनिंग, ठीक है, ब्लैकनिंग दोस्तों ये निंग लिखा हुआ, नी पे बिंदी रहेगा, ठीक है। करा ब्लैकनिंग की घटना दोस्तों क्या होती है, देखिए बल्ब के अंदर जो टंगस्टन धातु लगा होता है बहुत ज्यादा हीट होता है, बहुत ज्यादा गर्म करता है, तो देखिएगा उच्च ताप पर, लिखेगा उच्च ताप पर टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण जो है दोस्तों, टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण होकर, टंगस्टन धातु वाष्पीकृत होकर, ठीक है, टंगस्टन धातु वाष्पीकृत होकर, ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि बहुत, जैसे ऐसा नहीं कि बल्ब कभी फ्यूज नहीं होता था, कभी अब ध्यान दीजिए बल्ब फ्यूज होता तो हो जाता था, तो पता कैसे चलता था, बल्ब काला पड़ जाता था। आप ध्यान दीजिए, बचपन में थोड़ा जाइए, आप अपने बचपन में थोड़ा जाइए और आप देखते होंगे, बचपन में थोड़ा सा याद कीजिए, बचपन में जाकर इसको याद कीजिए, तो आपको याद करें, क्या याद करें कि बल्ब जो होता था फ्यूज होने के बाद काला हो जाता था, ठीक है, बल्ब फ्यूज होने के बाद काला हो जाता था, ठीक है, काला हो जाता था। बस यही जो काला होने वाली घटना है, यही था दोस्तों उस समय में ब्लैकनिंग। लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते थे कि ब्लैकनिंग हो क्यों रहा है, भाई फ्यूज होने पे काला क्यों हो जा रहा। तो होता यह था कि उच्च ताप पर जो टंगस्टन धातु है, टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण हो जाता था और वाष्पीकरण होकर के वो बल्ब की दीवारों को काला कर देती थी, ठीक है। तो उच्च ताप पर टंगस्टन धातु वाष्पीकृत होकर बल्ब की दीवारों को, ठीक है, बल्ब की दीवारों को काला कर देती थी, ठीक है, होकर बल्ब की दीवारों को काला कर देती थी, ठीक है, काला कर देती थी। जब फ्यूज उड़ जाता था उसका, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर पर वाष्पीकृत हो जाती थी, ज्यादा टेम्परेचर में वाष्पीकृत हो गई, ठीक है, टूट गया फिलामेंट, ऐसे फिलामेंट जुड़ा होता था, वो टूट जाता था। अब बहुत नजदीकी से बताऊं, बल्ब के अंदर ऐसे दोस्तों जुड़ा होता था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यही दोस्तों टूट जाता था, यही जो होता था, यही फिलामेंट होता था, ठीक है, यही टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट था, यही दोस्तों टूट जाता था। अब क्या करेंगे, टूट गया तो खोद के तो उसको बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से बात याद रखेंगे। करा बल्ब में जो तंतु होता था, फिलामेंट का मतलब ही दोस्तों तंतु होता है, ठीक है, ये फिलामेंट को इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं, हिंदी में तंतु बोलते हैं। करा बल्ब में जो तंतु होता है टंगस्टन धातु का लगाया जाता है, क्यों टंगस्टन का ही क्यों लगाया जाए, ये दोस्तों बहुत हाई टेम्परेचर को सह सकता है, 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोस्तों ये सह सकता है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि टंगस्टन का गलनांक, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो बहुत मतलब बहुत अधिक है अपने आप में, ठीक है। 3500 डिग्री सेल्सियस तक अगर ये बल्ब गर्म हो जाता था तो भी उस टंगस्टन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात थी, इस वजह से दोस्तों ज्यादातर टंगस्टन धातु का ही प्रयोग किया जाता था। करा साधारण बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परावर्तित कर दिया जाता था, तो उस समय केवल 5 से 10% भाग ही दोस्तों ये दृश्य प्रकाश के रूप में, ठीक है, याद रखेंगे, दृश्य प्रकाश के रूप में बल्ब छोड़ता था, बाकी तो सब ऊर्जा में अदृश्य हो जाता था,
ठीक है, इसलिए बिजली ज्यादा लेता था, रोशनी कम देता था। पहले के जमाने में जो बल्ब होता था बिजली की खपत ज्यादा करता था, रोशनी कम देता था। क्यों? 5 से 10%। जैसे हम इंसान है ना, खोपड़िया में है, मस्तिष्क है, लेकिन 100% यूज नहीं होता है, यूज 5% होता है, 95% शांत है। तो कर लो ना यूज, बन जाओ विवेकानंद, क्या दिक्कत है? बन जाओ न्यूटन, क्या दिक्कत है? हाँ, कुछ भी बन जाओ, तो करो न्यूज, दिमाग तो तुम्हारे पास है। उसी तरह बल्ब बेचारा था, सब कुछ होने के बावजूद भी 5 से 10% ही रोशनी दे पाता था, जबकि बिजली का खपत बहुत ज्यादा करता था। तो यहां लिख लीजिएगा, खपत ज्यादा, ठीक है, बिजली का खपत अधिक करता था, ठीक है, और रोशनी कम देता था, ठीक है, रोशनी कम देता था। बिजली खूब चाहिए, रोशनी कम देना है, ठीक है, इसलिए तो बल्ब का जमाना खत्म हो गया, एलईडी का जमाना आ गया, ठीक है। खपत कम करती है, रोशनी ज्यादा देती है। ये जो एलईडी बल्ब है ना, आजकल जो घरों में एलईडी बल्ब यूज हो रहा है, 60 से 70% रोशनी हो गई और बिजली का खपत भी कम हो गया। तो ये दोस्तों कारण रहा है रिप्लेस होने का। कर विद्युत बल्ब से वायु क्यों निकाल दी जाती थी, ठीक है, आप चाहे, हाँ, वायु दोस्तों, क्योंकि वायु के कारण, ठीक है, टंगस्टन या फिर बल्ब का जो फिलामेंट है, या आप कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर बल्ब जो है वाष्पीकृत होने लगेगा, उसका टंगस्टन दोस्तों फिर से गल जाएगा, ठीक है, तो फ्यूज हो जाएगा बल्ब, ठीक है, ब्लैकनिंग वाली घटना फिर से हो जाएगी। तो लिखेगा क्योंकि वायु में उपस्थित, ऐसे लिखिए, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ठीक है भाई, वायु में तो हवा भी होगा, हवा में ऑक्सीजन भी होगा, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके बल्ब जो है, ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके टंगस्टन ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत हो जाएगा तो बल्ब क्या होगा? बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा। इसके बाद क्या घटना हो जाएगी दोस्तों? बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा। तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करना, एकदम ऑक्सीकृत उसको करने नहीं देना, ठीक है। तो ये कारण रहा है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कर बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ठीक है, ऑक्सीकरण रोकने के लिए, ठीक है, सीधे सीधे लिखिए, ऑक्सीकरण रोकने के लिए, ठीक है, कि ऑक्सीकरण न हो इसीलिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आप चाहे इसको निष्क्रिय गैस कहिए, चाहे आप इसको अक्रिय गैस कहिए। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस का तात्पर्य क्या है? जो गैस क्रिया ना करे, ठीक है, जो गैस क्रिया का मतलब रिएक्शन, क्रिया का मतलब क्या है? रिएक्शन न करे, ठीक है, जो गैस रिएक्शन न करे उसी को हम अक्रिय गैस कहते हैं, उसी को निष्क्रिय गैस कहते हैं, इसी को नोबल गैस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में जब आया जाएगा तो पढ़ा जाएगा नोबल गैस किसे कहते हैं, ठीक है, इसी को नोबल गैस भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप अलर्ट होकर जवाब दीजिएगा थोड़ा। अगला सवाल देखिए, कह रहा जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप जो है ये सामान्यतः कितना होता है, ठीक है। जैसे हम इसके मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो उन्हें पीछे पढ़ा था कि 3500 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्मी को झेल सकता है। फिर भी जब ये बल्ब जलता है तब दोस्तों ये कितना होता है इसका टेम्परेचर? तो उस समय टेम्परेचर 1500 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, जबकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 3500 डिग्री सेल्सियस की होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जलते हुए बल्ब के बारे में ये बता रहा है। आगे बढ़िए। टंगस्टन धातु की खोज दोस्तों किस वैज्ञानिक ने किया था? इसको तो लेकर के बड़ा नौटंकी है, ठीक है, इसको लेकर के बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि टंगस्टन धातु की खोज का श्रेय किसी एक को नहीं दे सकते। जैसे बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, हम एक लाइन में बता दिए, लेकिन हम इसके खोज के बारे में एक लोग का नाम नहीं बोल सकते। एक वैज्ञानिक है सेल, उनका नाम है कार्ल विलियम सेल, ठीक है। कार्ल विलियम सेल ने सबसे पहले, याद रखेंगे, एक अम्ल बनाया, टंगस्टिका अम्ल, ठीक है। तो लिखेगा कार्ल विल्हम सेल, ठीक है। कार्ल विलियम सेल जो थे दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने एक एसिड बनाया जिसको बोलते थे टंगस्टिक एसिड, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? सर्वप्रथम क्या बनाया था दोस्तों? टंगस्टिक अम्ल बनाया, ठीक है। और ये अम्ल दोस्तों बहुत सहायक रहा टंगस्टन धातु की खोज में। इस काम में इनका मदद किया था एक और वैज्ञानिक ने, उनको बर्गमैन बोला जाता, बर्गमैन, ठीक है, टन बर्न बर्गमैन, ठीक है।
इनका सहयोग किया था, ठीक है, याद रखेंगे, इनका सहयोग किया था, ठीक है, टर बर्न बर्गमैन, ठीक है, टर बर्ग बर्गमैन ने दोस्तों क्या किया था, सहयोग किया था टंगस्टन धातु को ढूंढने में। तो इसमें से कोई भी नाम दे सकता है, फिलहाल कार्ल विलियम सेल का नाम याद रखेंगे, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने ही इसके बारे में पता लगाया था। कह रहा फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसे प्रतिदीप्त बल्ब बोलते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब दोस्तों आप समझ सकते हैं, पहले के जमाने में रॉड होता था घरों में, रॉड, ठीक है, रॉड का मतलब ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट, ठीक है, यही दोस्तों जो ट्यूबलाइट होता था इसी को फ्लोरोसेंट ट्यूब हम कह सकते हैं, प्रतिदीप्ति बल्ब कह सकते हैं। करा इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें कुछ नहीं भरा जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल पूछ दे तो आप एक चीज बताइएगा, आर्गन के साथ पारा, जो पुराने जमाने जो शीशा वाली आती थी ना ट्यूबलाइट, ये वाली ट्यूबलाइट नहीं जो आज यूज करते हैं, जो आज हम यूज करते हैं ट्यूबलाइट, वो तो समझिए एलईडी वाली हो गई, ठीक है, एलईडी वाली ट्यूबलाइट नहीं, एक पुराने वाले ट्यूबलाइट में, ठीक है। अरे आप कभी मेले वगैरह में जाते थे, जो वो ट्यूबलाइट जो सीने पर से फोड़ी जाती थी, ठीक है, पत्थर के सनम, ठीक है, वो वाली ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं। तो याद रखेगा वो वाली ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारा वाष्प होता था, ठीक है, आर्गन के साथ पारा वाष्प दोस्तों उस शीशे वाली ट्यूबलाइट में भरी रहती थी, ठीक है। कभी कभी आर्गन के स्थान पर नियान गैस का भी यूज कर लेते थे, कभी आर्गन के स्थान पर जेनान का यूज भी कर लेते थे, ठीक है। तो याद रखेगा इसके स्थान पर कभी नियान या जेनान, ठीक है, जेनान गैस, ठीक है। ये दोनों ही गैस दोस्तों अक्रिय गैस हैं, चाहे आप नियान की बात कर लीजिए, चाहे जेनान की बात कर लीजिए, चाहे आर्गन की बात कर लीजिए, क्रिप्टॉन की बात कर लीजिए, रेडॉन की बात कर लीजिए, ठीक है। जब कभी ज्वालामुखी फटने वाला होता है, सुनामी आने वाला होता है, तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, सवाल आता है परीक्षा में, ठीक है। तो सभी पॉइंट है, कभी मिलेगा कहीं पे तो बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा बिजली बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिक अधिमान क्यों दिया जाता है? सिंपल सी बात है, फ्लोरोसेंट ट्यूब कम विद्युत खपत करता है और ज्यादा प्रकाश देता है, ठीक है। तो लिखिएगा कम विद्युत खपत करके अधिक प्रकाश देता है, ठीक है, अधिक प्रकाश देता है, इसी कारण, ठीक है। प्रकाश भी आप समझिए, जैसे वहां पे तो बेचारा 5 से 10% था वो, और यहाँ पे 60 से 70%, ठीक है। ये कितना दोस्तों, लगभग 60 से 70% दोस्तों ये प्रकाश दे देता। बेचारा बल्ब कितना देता तो 5 से 10% ही देता था, बाकी सब तो यूजलेस हो जाता था, इसीलिए खपत ज्यादा होता था, बिजली ज्यादा खींचता था, रोशनी कम देता था। अब बिजली कम लेता है लेकिन रोशनी ज्यादा देता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद पता नहीं आपको क्या चाहिए, कौन कैसा समझा दे, क्या इससे ज्यादा मैं पढ़ा सकता हूं बताइए। मैं अपने हिसाब से 100% अपना दे दिया कि जितना मन लगा के सवाल बना सकता हूं बनाता हूं, जितना बढ़िया पढ़ा सकता हूं पढ़ाता हूं, पीछे मुड़ के नहीं देखता कि नहीं मुझे कितना लाइक मिलेगा, कितना कमेंट मिलेगा, कितना बच्चे शेयर करेंगे। मेरा काम है अच्छा काम करना, ठीक है। आपको भी अगर अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है थोड़ा सहयोग कीजिए, इच्छा हो तो, कोई काम दबाव में नहीं। और ये भी नहीं कि जब नितिन सर मोटिवेट करते हैं तब आप जो है करते हैं। आप हमें कभी मोटिवेट करते हैं कि और पढ़ाइए, मैं तो अपना रफ्तार से चल रहा हूं ना, तो कभी कभी बिना कुछ कहे भी आप काम किया कीजिए। अगर आप मुझे अपना समझते हैं, साथी मित्र भाई जो कुछ समझते हैं, तो प्लीज सहयोग कीजिए, ये आपसे निवेदन है। सहयोग में पैसा नहीं मांग रहा हूं आपसे, सिर्फ कर रहा हूं कि लाइक कमेंट शेयर कीजिए, पॉसिबल हो तो। और डेमो क्लास जरूर देखिए, एक सहयोग ये भी कीजिएगा, डेमो जरूर देखिएगा। डेमो देखने से क्या होना, आप क्लियर हो जाएंगे कि बैच ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लास इसी पे चलती, आइए और बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए। एक एक विषय मैंने इतने बढ़िया से पढ़ाया ना, दोबारा उस विषय को कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। चाहे आप प्री का एग्जाम दीजिए, चाहे मेंस दीजिए, चाहे इंटरव्यू दीजिए, छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम, दोबारा उस विषय को नहीं पढ़ना, एक बार विधिवत पढ़िए। यहाँ तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, वहाँ डिटेल में चर्चाएं होती हैं। कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, टीम हमारी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।